राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिए व्यवहार परिवर्तन पर दिया बल। कहा, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता को समय पूर्व किया हासिल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के समावेशी और संतुलित विकास पर दिया बल। 15वें वित्त आयोग की किस्त का मार्ग प्रशस्त। बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में कल्याण विभाग के खाते से फर्जी निकासी पर राज्य सरकार को घेरा। ऐसे सभी मामलों के दोषियों पर ईडी और सीबीआई से कार्रवाई करने का आग्रह। और बोकारो में नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के लिए हैप्पी स्ट्रीट के माध्यम से किया गया प्रोत्साहित। फिटनेस का प्रतिभागियों ने दिया मंत्र, सभी में दिखा उत्साह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बेहतर कार्यों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ऊर्जा संरक्षण को समय की मांग बताई। राष्ट्रपति ने सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिए व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया। साथ ही कहा कि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता को समय पूर्व हासिल किया है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष अक्टूबर में मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को संबोधित किया था। उस महत्वपूर्ण मंच पर मैंने रेखांकित किया था कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच समुदायों को सशक्त बनाती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और आगे बढ़ने के लिए नए अवसर भी उत्पन्न होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर कल से जॉर्डन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। हमारे बॉलीवुड और योग से लेकर जॉर्डन की पेट्रा और वादी रम तक ये साझा विरासत भारत और जॉर्डन के संबंधों की अनूठी मिसाल की एक शानदार वानगी पेश करती है। दोनों देशों के संबंध कूटनीति से बहुत आगे, लोगों के बीच आपसी जुड़ाव पर आधारित है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ जॉर्डन में सक्रिय भारतीय समुदाय इस स्थायी रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति ही उसे एक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है और भारत के लिए कई नए अवसर खोलती है। पश्चिम एशिया के चौराहे पर स्थित जॉर्डन भारत के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनकर उभरा है। राजनीतिक स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और अकाबा के रेड सी तक पहुंच के साथ दोनों देशों के संबंध और ज्यादा गहरे होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देश नए आर्थिक संबंधों की नई गाथा लिखेंगे। 15 से 18 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। उद्देश्य होगा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत के महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत करना। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से खास मुलाकात करेंगे। भारत और जॉर्डन के 75 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर दोनों देश चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद जरूरी है। लॉजिस्टिक, ऊर्जा और उद्योग में उभरते निवेश
दोनों देशों के लिए आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भविष्य की जरूरतों और दीर्घकालिक साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। सदियों पुराने इस सभ्यगत संबंध में भारतीय कला की लोकप्रियता, योग और आयुर्वेद का आकर्षण, भारतीय त्योहारों का उत्सव शामिल है। वहीं जॉर्डन की समृद्ध विरासत, शैक्षणिक और छात्रों के बीच आदान प्रदान दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का दोनों देशों को न केवल राजनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के साथ साथ भविष्य में राजनीतिक स्थिरता के नए आयाम इसमें जुड़ने जा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य की समावेशी और संतुलित विकास पर बल दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि विभाग की सतत पहल से केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने बताया कि 277 करोड़ रुपए अनटाइड फंड और 415 करोड़ रुपए से अधिक टाइड फंड सहित करीब 692 करोड़ की राशि से पंचायतें सशक्त होंगी। श्रीमती पांडे ने भरोसा जताया कि इससे जमीनी स्तर पर विकास को गति मिलेगी और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। इस साल भर के प्रयास के बाद आज जो है चिट्ठी राज्य सरकार पहुंचा है, जहां पंचायती राज ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को अनुशंसा कर दिया है झारखंड को 15वीं वित्त का पहला किस्त देने का। तो उसका मतलब है कि जल्दी पंचायतों में मुखिया के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से और जिला परिषद के माध्यम से विकास के काम करने की राशि आप लोग के पास उपलब्ध होगी। मुझे लगता है कि और भी जो छोटे छोटे काम हैं जो आपके पंचायतों में जरूरी है वो पूर्ण हो जाएगा। राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य कल से शुरू हो रहा है। इसके सुचारू संचालन के लिए 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को प्रति क्विंटल 2,450 रुपये के हिसाब से एक मुश्त त्वरित भुगतान किया जाएगा। इधर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के धान अधिप्राप्ति केंद्र का उत्सवी माहौल में उद्घाटन करें। श्री अंसारी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए कृत संकल्पित है। झारखंड हाई कोर्ट में कल कई अहम मामलों की सुनवाई हुई। अदालत में सिविल कोर्ट में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई भी हुई। हाई कोर्ट में राज्य भर के सिविल कोर्ट के भवन निर्माण की राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि गोड्डा, गिरिडीह और गुमला में कोर्ट भवन बन रहा है, लेकिन उसका काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी। इधर एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के जेलों में बंद कैदियों की समय से पूर्व रिहाई मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। अदालत ने सरकार से पूछा कि राज्य के जेलों में बंद कितने कैदी रिहाई के पात्र हैं और कितने कैदियों के मामलों पर विचार किया गया है। राज्य भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर 15,17,000 से अधिक प्री लिटिगेशन और 1,61,000 से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया गया। करीब 900 करोड़ रुपए के वादों का निपटारा हुआ। इस दौरान विधिक सशक्तिकरण शिविर के क्रम में 25,000 लाभुकों के बीच 13 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उधर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान कल उपराजधानी दुमका के कन्वेंशन सेंटर में स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप विधिक सशक्तिकरण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन किया, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में कल्याण विभाग के खाते से 12 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि झारखंड में बीते 1 वर्ष के भीतर सरकारी खातों से अवैध निकासी के कई मामले उजागर हो चुके हैं। श्री मरांडी ने कहा कि लगातार विभिन्न विभागों के सरकारी खातों से हो रही अवैध निकासी किसी संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसमें अधिकारियों से सत्ता शीर्ष तक की संलिप्तता है। उन्होंने ईडी और सीबीआई से सरकारी धन को लूटकर अपनी तिजोरी भरने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। हजारीबाग के लोगों को अब एक नई और विदेशी सब्जी का स्वाद चखने का मौका मिल सकता है। डेमोटाड़ स्थित कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में इटली की सब्जी झुकनी की खेती का सफल प्रयोग किया गया। यह फसल अब हजारीबाग के किसानों के लिए एक नया और मुनाफे वाला विकल्प बन सकती है। हजारीबाग, जो पूरे राज्य भर में अपनी नई और उन्नत कृषि तकनीकों के लिए जाना जाता है, वहां के किसानों को डेमोटाड़ स्थित कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लगातार मदद पहुंचाता रहा है। इसी क्रम में प्रशिक्षण केंद्र ने इस बार एक विदेशी फसल जुक्किनी की खेती का सफल प्रयोग किया है। यह फसल मूल रूप से इटली की है और कद्दू खीरा परिवार का सदस्य है। इस खेती का सफल प्रयोग करने वाले किसान राजेश कुमार बताते हैं कि हजारीबाग का मौसम इसकी खेती के लिए अनुकूल है और इसे गर्मी व सर्दी दोनों मौसमों में बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है। तो बोलते हैं झुकनी, ऐसे इसको बोलते हैं समर स्क्वायर। ये जो है झारखंड में अक्सर दुर्लभ है। यहाँ पे खेती जो होता है ये झुकनी का शुद्ध बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ये जो है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लगा कर ट्रायल करके देख रहे थे कि यहाँ पे होता है नहीं। झारखंड में ये बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ये अक्सर हर किसान लोग बोलते हैं कि आज तक हम लोग ऐसा नहीं देखे हैं। तो ये है कि आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलता है। ये दुर्लभ चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे करके उगा के दिखाएं किसानों को, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जुक्किनी में पोटेशियम और विटामिन ए, सी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके चलते बाजार में इसकी हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है और यह अच्छी कीमत में बिकती है। ऐसे में किसानों के लिए इसकी खेती मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। यह लता वर्गीय पौधा करीब 3 फीट तक बढ़ता है और इस पर लाल एवं पीले रंग के फल आते हैं। स्थानीय महिला किसान कहती हैं, यदि उन्हें बीज उपलब्ध हो तो वे भी अपने खेतों में इसकी खेती करने के लिए तैयार हैं। फसल अभी देखे झुकनी फसल, जो देखने में बहुत अच्छा सुंदर लगता है। अब खाए तो इसका अभी फल नहीं है, कैसा लगता है ये तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ देखे सारा चीज का खेती है, अच्छा है। तो क्या इसको लगाइएगा अपने घर में? हाँ सर, मिलेगा बीजा तो हम लगा सकते हैं, अपना घर में लगाएंगे। तो हजारीबाग के किसानों की यह पहल निश्चित रूप से राज्य के अन्य किसानों को भी नई और व्यावसायिक फसलों की ओर प्रेरित करेगी। अगर जुक्किनी की खेती बड़े पैमाने पर सफल होती है तो यह झारखंड के कृषि निर्यात को भी एक नई दिशा दे सकती है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। सेल प्लांट प्रबंधन की पहल पर बोकारो में आज हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने शामिल होकर फिटनेस का संदेश दिया। हैप्पी स्ट्रीट का उद्घाटन डायरेक्टर इंचार्ज राउरकेला स्टील प्लांट एवं प्रभारी डीआई बोकारो स्टील आलोक वर्मा और डीसी अजय नाथ झा ने संयुक्त रूप से किया। यह कार्यक्रम 4 जनवरी तक हर रविवार को आयोजित किया जाएगा। बेसिकली इसलिए किया जाता है कि लोग आज के जमाने में घर से बाहर निकलें, सवेरे आए, खेलें और नेचर के साथ और अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें। ये इसी मकसद से किया जाता है। हैप्पी स्ट्रीट में सुबह सुबह सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ ने आयोजन की सफलता को दर्शाया। लोगों ने न सिर्फ मनोरंजन का आनंद लिया, बल्कि स्वास्थ्य और योग के प्रति भी सचेत हुए। आयोजन में डॉक्टर तान्या और स्थानीय लोगों ने इसे बोकारो के लिए एक बेहतर पहल बताया।
ये संडे जो हो रहा है ये एक बहाना है लोगों को घर से बाहर निकालने का, कहीं ना कहीं हेल्थ पर्पस से भी है। इतना बड़ा ये हैप्पी स्ट्रीट लंबा लगा हुआ है, लोग वॉक करते करते ऐसे ही लोगों का सेहत बन जाएगा। हम लोग तो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, मैं और मम्मी मेरे, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत दिन से मतलब हो नहीं रहा है, आज जाके शुरू हुआ है तो हम लोग पहुंचे हैं यहाँ। हैप्पी स्ट्रीट में आए लोग सुबह सुबह की ताजगी का आनंद लेते हुए स्ट्रीट फूड और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। यहाँ खेल और स्वास्थ्य कैंप ने विशेष ध्यान आकर्षित किया, जिससे बच्चों और वयस्कों दोनों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। ये हैप्पी स्ट्रीट का जैसे ही मुझे पता चला और मुझे बहुत खुशी है कि 2022 से ही इसको शुरू किया गया है और ये चलता है। दरअसल आज सड़कें, इमारतें, इन सब चीजों को भी खुशियां मनाने का हक है। जो वाइब्रेशन है वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हम केवल इमारतों का नाम नहीं है, सड़कें केवल गाड़ियां चलने के लिए नहीं है। आज ये बता रहे कि ये सड़कें भी उल्लास में हैं, यहाँ पर लोग सब सड़क पर जमा है, पूरा शहर वाइब्रेंट है, पूरे शहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आयोजन के दौरान लोग न केवल अपने स्वास्थ्य की जांच करवा रहे थे, बल्कि योग और व्यायाम सत्रों में भी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे थे। स्थानीय प्रशासन और स्टील प्लांट प्रबंधन की यह पहल बोकारो में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का एक उदाहरण बन रही है। हेल्थ के इसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब हेल्थ से तो और अच्छा है कि भाई लोग सुबह उठ के आ रहे हैं, जिससे ज्यादा बेस्ट और क्या होगा। अगर ये हैप्पी स्ट्रीट नहीं होता तो आपको क्या लगता है लोग इतना सुबह उठ के यहाँ पे घूमते? हाँ, वो भी ठंड के मौसम में, भाई छोड़ो, लेकिन इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है तब तो और रश बढ़ रहा है। प्रभारी डायरेक्टर आलोक वर्मा और डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि यह पहल लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आगे भी इस तरह के आयोजन बोकारो को स्वस्थ और बेहतर शहर बनाने में मदद करेंगे। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर्द हवाओं की वजह से ठंड का प्रकोप बना हुआ है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। संताल परगना में भी जोरदार ठंड पड़ रही है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 20 दिसंबर तक सवेरे कुहासे के हालात रह सकते हैं, वहीं मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। ठंड के मद्देनजर गिरिडीह में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठंड से किसी भी गरीब को परेशानी ना हो, यह सरकार की प्राथमिकता है। ठंड और शीतलहरी ने इन दिनों लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में गिरिडीह शहर के हृदय स्थल बड़ा चौक पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठंड से किसी भी गरीब को परेशानी न हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें गरीबों को सरकार की तरफ से कंबल वितरित किया जाता है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी प्रखंडों, नगर पंचायतों को आवश्यकता के अनुरूप कंबल उपलब्ध कराएं और वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ पात्रता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। बेहतरीन क्वालिटी का डबल कोटेड कंबल आज स्थानीय लोगों को दिया गया है और मैं समझता हूं कि ये कंबल इतना बढ़िया है कि लोग इसको रखेंगे और आने वाले ठंड के दिनों में निश्चित रूप से तमाम लोग हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि पहली बार इतना अच्छा कंबल मिला है। मंत्री के साथ गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने भी गरीबों के बीच कंबल का वितरण करते हुए बताया कि जिले में 68,000 कंबल वितरण किया जाएगा। गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि कई स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह नगर निगम जो है ठंड को देखते हुए पहला तो अलाव का व्यवस्था किए हैं, दूसरा बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंबल का भी व्यवस्था किए हैं। हमको 1800 कंबल प्राप्त हुए हैं, उसको वार्ड वाइज जो है हम लोग बंटवाने का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इधर कुछ महिलाओं को कंबल नहीं मिल पाया, जिससे उन्हें निराशा हुई। बोला कि यहाँ पर कंबल मिल रहा है, गरीब के लिए जान बचेगा, पब्लिक लोग का तो वोट देगा सर लोग। गरीब के खून चूस के अपना बदन बनाते हैं, कंबल बैठा के नहीं दिया, 5 बजे
शान से बैठा लो। कमल हाँ बुलाया था, लाया यहीं पर, बोला था कमल देगा, ठंडा के दिन है तो नहीं मिला, बोला। ठंड वैसे तो सबों के लिए मुश्किलें पैदा करती है, लेकिन गरीब और असहाय लोगों को इसका सितम भारी पड़ने की आशंका अधिक होती है। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार की ये संवेदनशीलता इस मामले में सराहनीय है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में आज T20 सीरीज का तीसरा मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। जमशेदपुर में सांसद खेल महोत्सव के तहत आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और उन्हें तराशने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का यही सोच है कि वो प्रतिभा शहर और देहात में काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी होता है, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो लोग हम स्वरूप आज खेल महोत्सव के माध्यम से देश के सभी संसद, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, पूरा देश में इस तरह का खेल के आयोजन और उसमें जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र भी आज ये आर्चरी का ये कंपटीशन अब देखने को मिला। इधर खूंटी के होनहार तीरंदाज झोंगो पाहन ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। भावना ने भी पदक पर निशाना साधा। इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय आर्चरी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में विविध गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें प्रतिभागी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। IUCT में मैं खड़ा हूं और ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पर आके छात्रों को, छात्राओं को कई स्कूलों में जाकर तमिल सिखाया, लेकिन ये वहाँ पर हिंदी के टीचर हैं। तो आपका कैसा अनुभव रहा, अपना परिचय देते हुए? मेरा नाम पद्मा श्रीधर अयंगार है। मैं चेन्नई में रहती हूँ। अभी हम CICT की तरफ से यहाँ आकर तमिल करिकुलम प्रोग्राम में तमिल सिखा रहे हैं यूपी के बच्चों को, और मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ का रहा है बहुत बढ़िया है और बच्चे बहुत उत्सुकता से सीख रहे हैं तमिल। पहले तो हमें एक डर था कि बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चे कैसे हमारे तमिल को अपनाएंगे, बट पहले दिन से ही बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता दिखाई इस बात पे, और हमारा स्वागत जो है बच्चों ने वनक्कम से किया, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अब हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बन गया, क्योंकि हम लोगों दक्षिण से इधर आकर सभी बच्चों को तमिल सिखाती हूँ, इसलिए हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बन गया। IUCT के डायरेक्टर हैं PN सिंह जी, ये किस तरह का, चूँकि आप भी टीचर हैं, साउथ में रहे हैं, तो ये किस तरह का आयोजन, और एक तो आपके यहाँ तमिलनाडु के हैं अजय जी, वो भी काम करते हैं। ये जान करके अच्छा लग रहा है, देख करके अच्छा लग रहा है कि सरकार का ये जो इनिशिएटिव है कि हमारा दोनों ही काशी और तमिलनाडु, ये दोनों बहुत रिच कल्चरल एंड एजुकेशनल हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान हो, ये बहुत ज़रूरी है और ये काम चल रहा है, ये अच्छी बात है। तमिलनाडु के हिंदी शिक्षक आकर यहाँ पर तमिल सिखा रहे हैं छात्र छात्राओं को, और वो भी अपना अनुभव हम लोगों को बताए कि कितना उत्साहित हैं वो बच्चे तमिल सीखने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के लिए व्यवहार परिवर्तन पर दिया बल। कहा, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता को समय पूर्व किया हासिल।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के समावेशी और संतुलित विकास पर दिया बल। 15वें वित्त आयोग की किश्त का मार्ग प्रशस्त। बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में कल्याण विभाग के खाते से फर्जी निकासी पर राज्य सरकार को घेरा। ऐसे सभी मामलों के दोषियों पर ईडी और सीबीआई से कार्रवाई करने का आग्रह। और बोकारो में नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के लिए हैप्पी स्ट्रीट के माध्यम से किया गया प्रोत्साहित। फिटनेस का प्रतिभागियों ने दिया मंत्र, सभी में दिखा उत्साह।